नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बायोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित दो चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है तो बायोलॉजी का समान परिचय है और दूसरा है वर्गीकी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके पार्ट फर्स्ट होगा और इसके सारे के सारे पॉइंट आपके टू द पॉइंट के फॉर्म में होंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये कहाँ से लिया गया है तो सारे के सारे आपकी घटना चक्र से लिया गया है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। आप सभी लोग को पेशेंस से पूरा वीडियो को देखना है। सबसे पहले समान परिचय। समान परिचय में देखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो जो बायोलॉजी है, इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है तो लेमार्क तथा ट्रेबीरेनस है। कौन है? लेमार्क तथा ट्रेबीरेनस है। और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है तो अरस्तु को बायोलॉजी का जनक बोला जाता है। अरस्तु को अरिस्टोटल भी बोला जाता है। प्रमुख शब्दावलियों को देख लीजिए, जैसे कि एपीकल्चर। एपीकल्चर को क्या बोला जाता है तो मधुमक्खी पालन बोला जाता है एपीकल्चर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एपीकल्चर, यहाँ पर है एबीकल्चर। एबीकल्चर मतलब पक्षी पालन। उसके बाद है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब मछली पालन। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन, ठीक है, रेशम कीट पालन। उसके बाद है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन संबंधित है सिल्वीकल्चर। उसके बाद है ओलेरीकल्चर, सब्जियों की कृषि से संबंधित है ओलेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी कृषि से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी कृषि से संबंधित है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में जो है फलों की खेती की जाती है। बीटीकल्चर, बीटीकल्चर में जो है अंगूर की खेती की जाती है। उसके बाद है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में जो है फसलों की खेती की जाती है। एग्रोनॉमी में क्या होता है? फसलों की खेती की जाती है। उसके बाद है कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, तो कौन कौन शाखा यहाँ पर देख लीजिए। जूलॉजी, जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी, बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है, मतलब पौधे का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पेडोलॉजी। जो पेडोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है तो पेडोलॉजी में जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है जेरेंटोलॉजी, इसमें मनुष्य की वृद्धा अवस्था संबंधी अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी में। उसके बाद आपका है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ऑस्टियोलॉजी के बाद आपका है डर्मेटोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है तो इसमें त्वचा का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट में आपका है कि ट्रेफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है ट्रोफोलॉजी में। फिर से बोलते हैं, ट्रोफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। और डर्मेटोलॉजी में डर्मेटोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है तो त्वचा का अध्ययन किया जाता है। लॉजी में स्वतः अध्ययन करना, ठीक है। उसके बाद है हर्पेटोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है तो उभयचर सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, एक बार रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। देख लीजिए, जूलॉजी में इसका जंतुओं का अध्ययन होता है। और बॉटनी में पादपों का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है। उसके बाद है जेरोंटोलॉजी मनुष्य की वृद्धावस्था की अध्ययन किया जाता है, वृद्धावस्था। उसके बाद है ऑस्टियोलॉजी में जो है अस्थि का हड्डी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आपका है डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी, इसमें जो है पोषण संबंधी विधियों का अध्ययन किया जाता है। और हर्पेटोलॉजी, इसमें उभयचर सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत के बारे में देखिए। इसमें पहला है लेमार्कवाद। तो लेमार्क के द्वारा क्या अध्ययन किया गया ये देखिए। तो सबसे पहले जो लेमार्कवाद है इसका जनक कौन है तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन डी लेमार्क इसके आपके जो हैं जनक हैं। और इनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया तो जूलॉजिक पुस्तक लिखा गया किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा। यहाँ पर देख लीजिए। और जो पुस्तक है इसका अन्य नाम क्या है तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद है कि इनके द्वारा उदाहरण कुछ दिया गया है, देख लीजिए। जिराफ की गर्दन का लंबा होना, तो इनके द्वारा बताया गया कि जिराफ का जो गर्दन है लंबा क्यों होता है तो इनके द्वारा बताया गया कि जैसे कि शुरुआत में घास ज़्यादा उपलब्ध था तो आराम से जो जिराफ थे खा ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो आपके जो घास था लगातार उसका पेड़ लंबा होता गया तो ये जिराफ का अगला पैर और जो उसका गर्दन है वो भी लंबा होता गया समय के साथ में, समझे कि नहीं।
उसके बाद है कि सांप के पैर का गायब होना, इसका भी अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो लेमार्क के द्वारा इसका अध्ययन किया गया है। उसके बाद है डार्विनवाद। डार्विनवाद के जनक कौन है, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक है। ये जो इसमें याद रखिएगा, डार्विन कहाँ के हैं, तो ब्रिटिश के, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। तो डार्विनवाद, जो डार्विनवाद है, ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन है और उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, तो 1859 में बुक लिखा गया था। और इसका अन्य नाम क्या है, तो प्राकृतिक वर्णवाद, प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सेक्शन, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो डार्विन के द्वारा दिया गया है। सर्वाइवल ऑफ द जो है फिटेस्ट का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो डार्विन के द्वारा दिया गया। ये नोट कीजिएगा, पूछा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो डार्विन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। तो इसमें जो है, जो उत्परिवर्तनवाद है, इसका जनक कौन है, तो हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, हॉलैंड के जो है ह्यूगो डी ब्रिज है। और प्रयोग वस्तु सांध प्रिमरोज आइनोथेरा लेमार्कियाना। और इनका अन्य नाम क्या है, इसका जो तो उत्परिवर्तन सिद्धांत है, इसका जो सिद्धांत का अन्य नाम है उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी है। यहाँ पर जो लेमार्क है, इनके द्वारा जो बताया गया था, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि लेमार्क के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव जिराफ के उद्विकास क्रम का, यहाँ पर आपके चित्र दिया गया है, यहाँ पर इसे पढ़ लीजिए कि घास की उपस्थिति से अगली टांगे व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की जो है कम लंबाई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए शुरुआत में घास बहुत ज़्यादा था, उसके बाद धीरे धीरे पेड़ बढ़ता गया और इनकी जो गर्दन भी धीरे धीरे और जो अगला वाला पैर है भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। यही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया और दर्शाया भी गया है, ठीक है, फोटो के माध्यम से। उसके बाद है कि जीव जंतुओं का विकास का क्रम यहाँ पर देख लीजिए, ये पूछा जाता है। तो प्रोटोरोजोइक, ये आपके महाकल्प है। प्रोटोरोजोइक, इसमें कौन सी घटना घटती है, तो प्रथम मेटाजोआ। और जंतुओं का पहला चिन्ह कहाँ पर मिलता है, तो प्रोटोरोजोइक में, ठीक है, थोड़ा पढ़ने में अजीब सा लग रहा होगा। उसके बाद है पैलियोजोइक। जो पैलियोजोइक है उसमें आपके कौन कौन सा काल है, इसमें देख लीजिए। इसमें आपके कल्प है परमियन, इसमें किसका विकास होता है, तो सरीसृपों का उन्नति होता है। नीचे से देखिए, यहाँ पर इसे, यहाँ से देखिए, इसमें जो है कैम्ब्रियन काल में किसका विकास होता है, तो प्रथम मछली का विकास होता है और प्रथम रज्जुकी का विकास आपके होता है। उसके बाद है ऑर्डोविशियन, इसमें किसका विकास होता है, तो मेटाजोअन जीवों का विकास होता है। उसके बाद है सेल्यूरियन, इसमें किसका विकास होता है, तो प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे का विकास होता है। उसके बाद है डेवोनियन, इसमें किसका विकास होता है, तो प्रथम उभयचर जबड़े वाले मछलियों का विकास होता है। उसके बाद है कार्बोनिफेरस, इसमें किसका विकास होता है, तो प्रथम सरीसृप और बीज युक्त फर्न्स का विकास होता है, फर्न्स। और उसके बाद है परमियन, इसमें किसका विकास होता है, तो सरीसृपों की उन्नति होती है। जो सरीसृप हैं उनके अपने उन्नति काल में पहुंच जाते हैं, परमियन काल में, ठीक है। उसके बाद है मेसोजोइक युग में, देखिए जो मेसोजोइक युग है, इसमें मेसोजोइक युग में जो आपका है ट्रियासिक युग में क्या होता है, जो मेसोजोइक बड़ा हो गया उसमें, उसके बाद उसको 3 काल में बांटा गया है। तो ट्रियासिक में क्या होता है, तो प्रथम स्तनपायी का विकास होता है और इसमें प्रथम डायनासोर भी आपके आते हैं। उसके बाद जुरासिक युग में क्या होता है, तो पहले चिड़िया का विकास होता है और जो डायनासोर होते हैं उनकी क्या हो जाता है, उन्नति हो जाता है, मतलब कि अपने पीक पर चले जाते हैं। उसके बाद है कि क्रीटेशियस, इसमें क्या होता है कि जो डायनासोर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डायनासोर जो क्या होते हैं विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद है कि पहले प्राइमेट का विकास होता है, पहले प्राइमेट का। उसके बाद है कि फूल वाले पौधे की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो क्रिटेशियन युग में होता है, ठीक है। देखिए इस सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन इससे डायनासोर हो गया, इसकी उत्पत्ति कब होता है, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा फेमस होता है तो पूछा जाता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है सेनोजोइक महाकल्प में जो है, जो सेनोजोइक महाकल्प है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं नियोसीन और दूसरा को बोलते हैं पैलियोसीन। इसमें जो है स्तनपायी में विविधता पाई जाती है, जो स्तनपायी है उसमें विविधता पाया जाता है। उसके बाद है कि क्वाटरनरी में, इसमें जो है मानव का उद्विकास होता है, क्वाटरनरी में जो है मानव का उद्विकास होता है।
नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वर्ग की। तो सबसे पहले जो वर्गीकी है उसका परिभाषा क्या होता है, तो जीवों को उनकी, ध्यान रखिएगा, समानताओं के आधार पर, जीवों को जो है उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटना ही टेक्सोनॉमी कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, फिर से बोलते हैं, जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना ही टेक्सोनॉमी कहलाता है। और इसका जनक कौन है, तो कैरोलस लिनियस इसके जनक है। कैरोलस लिनियस इसके जनक है। 5 जगत प्राणी के जनक कौन है, तो व्हिटेकर हैं। कौन है, व्हिटेकर हैं। उसके बाद है कि 5 जगत कौन कौन है, तो देख लीजिए 5 जगत मतलब कि 5 किंगडम देख लीजिए। मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, कवक है, पादप है और आपके जंतु है। तो इन सभी का उदाहरण देख लीजिए। जो मोनेरा है, जो मोनेरा कैसा होता है, तो जो मोनेरा होता है एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जीव होता है। और इसके उदाहरण में कौन कौन होता है, तो माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन जो दिया गया है उदाहरण आपके यहाँ पर, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, क्या है, ये मोनेरा है। मोनेरा का उदाहरण है, ये आपसे पूछा जाता है। जो आपको याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये आपके बेल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, ये बेल डेवलप नहीं होता है। और जो यूकैरियोटिक होता है इसका मतलब होता है कि बेल डेवलप है। क्या है, बेल डेवलप जीव है। तो जो आपके प्रोटेस्टा है, जो प्रोटेस्टा क्या है, तो प्रोटेस्टा आपके जो है यूकैरियोटिक है। क्या है, यूकैरियोटिक है। जबकि जो मोनेरा था ये क्या था, ये आपके प्रोकैरियोटिक था। फिर से बोलते हैं, प्रोटेस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है, जबकि मोनेरा क्या था, प्रोकैरियोटिक था। अब देखिए प्रोटेस्टा के बारे में, तो प्रोटेस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है। और इसका उदाहरण कौन कौन है, तो शैवाल एवं प्रोटोजोआ है, शैवाल एवं प्रोटोजोआ। उसके बाद है कवक। कवक क्या है, तो कवक आपका है यूकैरियोटिक है, अधिकांशतः आपके बहुकोषीय होता है। उदाहरण के लिए ईस्ट और मशरूम। काइटिन निर्मित इसकी कोशिका होती है, जो इसकी कोशिका होती है काइटिन से निर्मित होता है। उसके बाद है पादप। जो पादप है स्वपोषी होता है, इसमें ब्रायोफाइटा भी आता है, टेरिडोफाइटा भी आता है, अनावृत और आवृत बीजी होता है। जंतु में देखिए सभी आपके उपभोक्ता जीव हैं, कशेरुकी होते हैं और अकशेरुकी दोनों होते हैं। ठीक है, जंतु जो है कशेरुकी भी होता है और अकशेरुकी दोनों भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख नीचे मोनेरा, ऊपर देखें जो मोनेरा यहाँ पर देखें ना मोनेरा, उसका नीचे भी दिया गया है मोनेरा। ठीक है, इसमें आपके माइकोप्लाज्मा के बारे में लिखा गया है कि जो माइकोप्लाज्मा है स्वतंत्र जीव यापन करने वाले सूक्ष्म जीव है। क्या है, स्वतंत्र जीव यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है और प्रजनन करने में आपके समर्थ है। जो माइकोप्लाज्मा है ये आपके प्रजनन करने में समर्थ है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया जो है इसका अन्य नाम क्या है, तो जो साइनोबैक्टीरिया है इसका अन्य नाम है नीलहरित शैवाल। क्या इसका अन्य नाम है, इसका दूसरा नाम है नीलहरित शैवाल है। जो जीवाणु है, जीवाणु ये सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। जो आपके जीवाणु है सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। और 2 प्रकार के आपके होता है जीवाणु, एक परपोषी होता है, एक आपके स्वपोषी होता है। मतलब कि एक परपोषी होता है, एक आपके स्वपोषी होता है। उसके बाद कवक के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो जो कवक है पर्ण हरित रहित होता है। जो कवक है आपके क्या होता है, आपके कवक में नो क्लोरोफिल होता है, मतलब कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और आपको याद रखना है कि थेलोफाइटस होता है, जो कवक होता है थेलोफाइटस होता है। और क्या होता है, परपोषी होता है, हेट्रोग्राफिक होता है। क्या होता है, परपोषी होता है। और काइटिन निर्मित, इसकी जो कोशिका जो भित्ति है काइटिन से निर्मित होती है। जो कवक होता है इसकी जो कोशिका भित्ति है काइटिन से निर्मित होती है। कवक का अध्ययन को क्या बोला जाता है, जो कवक है इसका अध्ययन को बोला जाता है माइकोलॉजी। जो कवक का अध्ययन है इसे क्या बोलते हैं, तो माइकोलॉजी से बोला जाता है। कवक प्लस शैवाल के मिलने से क्या बनता है, तो लाइकेन बनता है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कवक तथा शैवाल के मिलने से जो है लाइकेन बनता है। और इसमें उदाहरण दिया गया है कवक का, खमीर है, कुकुरमुच। उसके बाद है प्रोटिस्टा। तो देख लीजिए पादप के समान और जंतु के समान 2 भागों में बांटा गया है। पादप के समान में आपके है क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनाइड है। ठीक है, ये पादप के समान। और जंतु के समान में भी आपके है यूग्लिनाइड है, ये आपके बीच वाला होता है। जो यूग्लिनाइड होता है पादप और जंतु के बीच वाला होता है। उसके बाद है स्लाइम मोल्ड प्रोटोजोआ।
तो सबसे पहले जो पादप के समान है उसे देख लीजिए। जो पादप के समान में आपके पहला देखेंगे क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा को भी दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं डाइटम। डाइटम जो है सबसे बड़ा प्रकाश संश्लेषी होता है। उसके बाद है डिस्मट्स, इसे सुनहरे शैवाल भी बोला जाता है। उसके बाद सेकेंड है डायनोफ्लैजिलेट। पादप के सेकेंड कौन है? डायनोफ्लैजिलेट है। उसके बाद है यूग्लिनॉइड। इसमें देख लीजिए इसे क्या बोला जाता है? यूग्लिनाइड को यूग्लिना भी बोला जाता है। और मिक्सोट्रोफिक पोषण होता है। और जंतु तथा पादप के बीच क्या होता है? एक संयोजक कड़ी होता है, संयोजी कड़ी होता है। कौन? यूग्लिनाइड। ठीक है। उसके बाद है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है कवक के समान होता है। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो होता है एक कोशिकीय होता है। उसमें अमीबा है, पैरामीशियम है और ट्रिप्नोसोमा है। ठीक है। इसे उदाहरण को जरूर याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ का उदाहरण कौन है, पूछा जाता है। उसके बाद है पादप जगत के बारे में। देखिए जो पादप जगत है, पादप जगत को जो है पहला इसमें है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है सरल शारीरिक संरचना होती है थैलोफाइटा की। और थैलोफाइटा में शैवाल, बैक्टीरिया, कवक आते हैं। ठीक है। या जो थैलोफाइटा है ये सर्वव्यापी है। और इसके उदाहरण कौन है? तो अस्पायरोगायरा है। कौन है? अस्पायरोगायरा है, थैलोफाइटा का उदाहरण है। उसके बाद है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? उभयचर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उभयचर है। संवहनीय ऊतकों की अनुपस्थिति होता है ब्रायोफाइटा में। और इसके उदाहरण कौन होते हैं? तो मॉस और मार्केंसिया। ठीक है। मॉस और मार्केंसिया इसके उदाहरण होते हैं। उसके बाद है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में कौन कौन आते हैं? तो संवहनीय ऊतक आपके उपस्थित होता है। किसमें? टेरिडोफाइटा में। इसका ऊपर क्या था? इसके ऊपर था आपका ब्रायोफाइटा। इसमें क्या था कि संवहनीय ऊतक की अनुपस्थिति थी। जबकि जो टेरिडोफाइटा है इसमें क्या है? संवहनीय ऊतक आपके उपस्थित है, जबकि ऊपर वाले में अनुपस्थित है ब्रायोफाइटा में। इसके उदाहरण में कौन कौन आता है? तो फर्न आता है, हार्स टेल आता है, मार्सिलिया आता है। देखिए जो आपके टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, इन सभी का ज़्यादातर आपके उदाहरण ही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ठीक है। कि जो मॉस किसका उदाहरण है? ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का है। तो आपको ज़्यादा उदाहरण पर ही ध्यान देना है। बाकी सब भी ध्यान रखिएगा, लेकिन ज़्यादा उदाहरण पर आपको जोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में देखिए। जिम्नो मीन्स क्या होता है? नग्न होता है। और अस्पर्मा मीन्स क्या होता है? बीज होता है। ठीक है। तो नग्न बीज बहुवर्षीय एवं सदाबहार होते हैं जिम्नोस्पर्म। और इसके उदाहरण में कौन कौन आता है? तो पाइनस तथा साइकस आता है। पाइनस तथा साइकस आता है। उसके बाद है एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है इसे देख लीजिए, ये आवर्त बीजी है, मतलब कि ये ढका हुआ क्या है? एंजियो मतलब कि ढका हुआ, अंदर में बीज। जैसे कि इसका क्या था? जो जिम्नोस्पर्म था इसका बीज बाहर में ही था, इसका बीज क्या था? बाहर ही था। जबकि जो एंजियोस्पर्म है इसका बीज क्या है? इसका बीज जो अंदर, पपीता का बीज क्या होता है? अंदर होता है कि नहीं होता है? ठीक है। एंजियोस्पर्म। तो इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो है पुष्पीय पादप है। क्या इसका अन्य नाम है? पुष्पीय पादप इसका अन्य नाम है। उदाहरण में आम है, अमरूद है, पपीता है। इन सभी का देखिएगा जो बीज होता है उसके अंदर में होता है, आपको तो पता भी होगा। उसके बाद है पादपों के भेद। पादपों के भेद में देख लीजिए, एक है क्रिप्टोगैम और दूसरा है फेंड्रोगैम। पहला देखिए क्रिप्टोगैम, अप्रत्यक्ष जननांग होता है। क्रिप्टोगैम में अप्रत्यक्ष जननांग होता है। बीज उत्पन्न करने में ये क्या होता है? अक्षम होता है। ठीक है। सक्षम नहीं, अक्षम होता है। उदाहरण के लिए थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है। ठीक है। उसके बाद है फेंड्रोफर्म, पूर्ण विकसित अंग इसका होता है। बीज उत्पन्न करने में ये सक्षम होता है। उदाहरण के लिए कौन है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अभी देख चुके हैं हम लोग सारे पीछे। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि सारे कुछ को तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है। जैसे कि जो आपको बता देते हैं फिर से, जो थैलोफाइटा था इसका उदाहरण क्या था? इसका उदाहरण था आपका अस्पायरोगायरा था, इसका उदाहरण था। और जो ब्रायोफाइटा था इसका उदाहरण कौन था? तो मॉस और मार्केसिया था। और टेरिडोफाइटा इसका उदाहरण कौन था? तो इसका फर्न, हार्सटेल और मार्सिलिया था। पुनः ऊपर वाला था मार्केसिया था, नीचे वाला क्या है? मार्सिलिया है। ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा, ऊपर में आप लोग एक बार
वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्राणी जगत का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है कोशिका स्तरीय संरचना। कोशिका स्तरीय संरचना में जो है संघ पोरीफेरा आता है। कौन आता है? संघ पोरीफेरा आता है। उसके बाद है उत्तक स्तरीय संरचना, देह गुहाधारी, तो इसे नीचे देखेंगे। उसके बाद है कूट देह गुहाधारी, इसमें कौन आता है? तो निमिटोडा आता है। और वाय त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव किसमें होता है? तो प्लेटी हेलमिनथीज में और सिलेट्रेटा में, ठीक है। यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं। उसके बाद जो देह गुहाधारी है उसे दो भागों में बांटा गया है। तो देख लीजिए, पहला आपका है मेसोडर्म कोशिका का विकास। मेसोडर्म कोशिका का विकास किस में होता है? तो एनेलिडा में होता है, मोलास्क में होता है और आर्थ्रोपोडा में होता है। मेसोडर्म कोशिका का विकास जो है किस में होता है? तो एनेलिडा में होता है, मोलास्का में होता है और आर्थ्रोपोडा में होता है। उसके बाद है अंतः स्तर की थैली से देह गुहा बनना। तो इसमें देख लीजिए, इसमें पहला जो है आपका है नोटोकार्ड युक्त और है नोटोकार्ड विहीन। इसमें कौन आता है? नोटोकार्ड विहीन में कौन आता है? तो इकाइनोडर्मेटा आता है। इकाइनोडर्मेटा आता है, ये आपके इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए नोटोकार्ड युक्त में जो है कौन है? तो कॉलडेटा है। इसे आपके दो भागों में, जो ये कॉलडेटा आपके यहाँ पर देखिए ये है, और इसे भी दो भागों में आपके बांटा गया है। तो इसे देख लीजिए, एक है आपके लार्वा में अबसोसी नोटोकॉड, इसे क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉलडेटा। और एक है आपके नोटोकॉड की जगह मेरुदंड, मतलब कि हड्डी, ठीक है, समझते हैं, मेरुदंड। नोटोकॉड की जगह मेरुदंड, यहाँ पर क्या था? लार्वा में अबसोसी नोटोकॉड, इसके उदाहरण कौन थे? आपके प्रोटोकॉर्डेटा। और जो नोटोकॉड की जगह आपके क्या हो गया? आपके अब मेरुदंड हो गया। और इसमें क्या है? कशेरुकु आते हैं। और इसका उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है, इसमें उदाहरण लिखा गया है साइक्लोस्टोमेटा और स्तनपायी। यहाँ पर देख लीजिए सरीसृप, पक्षी और जल स्थलचर और मत्स्य, ठीक है। शुरुआत में देखिए जो बुक है, ये बुक आपको एक तरीके से ज्योग्राफी जो होता है उसको समझाता है कि कितने सेक्शन में बटा हुआ, जो मैंने कि सिंपल चीज़ होता है ना, सिंपल चीज़ शुरुआत में हमको समझा दिया गया है। उसके बाद फिर जब अगला वीडियो शुरू होगा वहाँ से मेन जो अपना बायोलॉजी है वो शुरू होगा। तो इसे भी आप लोग थोड़ा पेशेंस से थोड़ा देख लीजिए, तो आपको आगे जो है ना बहुत कुछ दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है वर्गीकरण, जो पादप जगत का वर्गीकरण देख लीजिए। जो पादप जगत है उसका वर्गीकरण, तो उसमें पहला है विभेदित पादप शरीर। विभेदित पादप शरीर में देखिए, इसमें है बिना संवहनी ऊतक के, कौन है आपके? तो ब्रायोफाइटा। कौन है? बिना संवहनी ऊतक के कौन है? तो ब्रायोफाइटा है। और संवहनी ऊतक में कौन कौन आता है? तो ये देखिए, जो संवहनी ऊतक है उसमें आपके आता है बीज रहित में कौन कौन आता है? टेरिडोफाइटा, ऊपर में देख चुके हैं। और बीज युक्त में कौन कौन आता है? बीज युक्त में कौन कौन आता है? तो आपके दो बीज पत्र वाले बीज और एक बीज पत्र वाले बीज, ठीक है, समझे कि नहीं? किसी में दो बीज होता है तो किसी में एक बीज होता है। और यहाँ पर देखिए, उसके बाद है, ये तो देख लिए हम लोग आपके संवहनीय ऊतक का उदाहरण देख लिए हैं। उसके बाद है कि बिना विभेदन वाले पादप शरीर, तो इसमें कौन कौन आता है? आपके आता है तो थैलोफाइटा में कौन कौन आता है? शैवाल आता है, कवक आता है और बैक्टीरिया आपके आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जंतु विज्ञान के संघ। जंतु विज्ञान के संघ के बारे में देखिए, जो जंतु विज्ञान के संघ है इसे 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 10 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग 10 भाग इसका देखेंगे। पहला क्या है? पहला आपका है, पहला है पेरीफेरा या छिद्र धारक। असंख्य छिद्र युक्त शरीर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का। शरीर में क्या होता है? स्पंज गुहा होता है, शरीर एक तरीका स्पंज की तरह इसका होता है। इसे दबाइएगा तो स्पंज की तरह होगा। और इसका अन्य नाम क्या है? स्पंज इसका अन्य नाम है। उदाहरण के लिए आपके सैकॉन है, कौन है? सैकॉन है। और अस्पाइनजिला है, कौन है? अस्पाइनजिला। ये उदाहरण जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये सब पूछा ही जाएगा आपसे। उसके बाद अगर देखिए
बिहार दरोगा नहीं पूछेगा, रेलवे पूछेगा, रेलवे नहीं पूछेगा, एसएससी पूछेगा, कहीं ना कहीं तो पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए हम जो अपना थंबनेल है, थंबनेल में किसी एक एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर नहीं लिखे हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहला देख चुके हम लोग पेरीफेरा, छिद्र धारक। दूसरा आपका है सिलिट्रेटा। सिलिट्रेटा जिसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं निडेरिया भी बोला जाता है, इसे निडेरिया भी बोला जाता है। ये आपके जलीय जंतु है, ये क्या है, ये जलीय जंतु है। और भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों भोजन पकड़ने हेतु जो है मुख के चारों ओर धागे जैसी आपके संरचना बना देता है। जैसे कि कोई आपको ये भोजन पकड़ना है तो ये क्या, यहाँ पर देखिए फोटो में आप, कि ये क्या करता है, जो धागा होता है, धागा नुमा, उसे आपको चारों बगल फैला देता है और उसमें जो मछली उछली होती है वो फंस जाता है, उसे अपना फिर ये खा लेता है। इसके उदाहरण में कौन कौन आता है, इसको उदाहरण में आप कहते हैं मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन। कौन है, सी एनीमोन। दोबारा देख लीजिए कि सिलिट्रेटा ये क्या है, जलीय जंतु है, भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचना का आपका इस्तेमाल करता है। और उदाहरण के लिए जो है मूंगा है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनीमोन है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका है टेनिफोरा। जो टेनिफोरा है इसमें देखिए तो सिलेट रेटा से गहन संबंध इसका है। और कंघी जैसा आपके कंघी जैसे कि चलांग, कंघी जैसे ये दिखता है, मतलब कि चलांग से है। अधिकांशतः यह पारदर्शी होता है। उदाहरण के लिए समुद्री अखरोट और काम जेली। ठीक है, समुद्री अखरोट और काम जेली। कहीं कहीं पर आपको शब्द जो है वीडियो को रोक करके समझ लीजिएगा, ये नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं आप लोग खाली सुनते जाइएगा, कहीं कहीं से जब समझ में नहीं आवे तो वीडियो रोक के एक आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि प्लेटी हेलमिन्थीज में जो है देह गुहा रहित आपके 3 स्तरीय शरीर है। तो कौन कौन है, चपटा शरीर आपका होता है इसका, और उभयलिंगी भी हो सकता है, अविकसित पाचन तंत्र आपका होता है। और उत्सर्जन हेतु जो है फ्लेम कोशिका, इसको उत्सर्जन के लिए जो है फ्लेम कोशिका का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए कौन कौन आता है, तो उदाहरण के लिए जो आपका है प्लेनेरिया लीबर फ्लूक। ठीक है, उसके बाद है आपका एसके मिलिंथीज में देख लीजिए, जो एसके मिलिंथीज होता है ये देखिए आपका है, ये क्या होता है, लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, अखंडित होते हैं। क्या होते हैं, अखंडित। क्या है, ये क्रीमी है, ध्यान रखिएगा। एस्केलमेथीज क्या है, तो ये लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, अखंडित, क्रीमी है। क्या है, क्रीमी है। अस्पष्ट आहार नाल होता है, अस्पष्ट इसमें जो है आहार नाल होता है। नर छोटा होता है और जो मादा होती है वो बड़ी होती है। उत्सर्जन जो है प्रोटीन फ्रिडेसिया द्वारा होता है। इसका जो उत्सर्जन होता है प्रोटोन फ्रिडेसिया के द्वारा होता है। और एक लिंगी तथा आंतरिक निषेचन करता है आपके कौन, एस्केमेथेलिज। और उदाहरण के लिए कौन कौन है, तो एस्केरिस है जिसे गोलकृमि बोला जाता है, थ्रेडबर्म और बुचेरिया जिसे फैलेरिया का कृमि बोला जाता है। ये फैलेरिया का क्या है, कृमि है। उसके बाद है एनेलिडा। क्या है, एनेलिडा में से देखिए ये जो एनेलिडा होता है क्या होता है, लंबा होता है, दुई आपके पार्श्व होता है, मतलब कि द्विपार्श्व होता है। और सम्मित वे कई खंडों में आपकी क्या होता है, बटा होता है एनेलिडा। जबकि क्या था, जो एसके एल्मेथीज था ये क्या था, अखंडित था, मतलब कि बटा हुआ नहीं था। जबकि जो एनेलिडा है क्या है आपके, इसका जो शरीर है कई खंडों में आपके बटा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए उत्सर्जन हेतु जो है ब्रिक का इस्तेमाल करता है और काइटिन से बनी सीटी द्वारा प्रचलन करता है। समानता जो है त्वचा द्वारा ये शोषण करता है। जो समानता जो आपके जो एनेलिडा है वो आपके त्वचा से शोषण करता है। और एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों होता है। और इसका उदाहरण में कौन कौन आता है, केचुआ आता है, जोक आता है और नेरिस आता है। तो आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा आपसे कि एनेलिडा में कौन कौन आता है, तो केचुआ, जोक, नेरिस आता है। ठीक है, उसके बाद है आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे इंपॉर्टेंट है आर्थ्रोपोडा। 3 भागों में विभक्त शरीर है, सिर, वक्ष, उदर। खुला परिसंचरण तंत्र है, संधि युक्त पाद है। उदाहरण के लिए झींगा मछली है, तितली है, मक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू है।
उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में। उसके बाद है मोलास्का। मोलास्का जो है श्वसन हेतु गिल्स या टिनेडिया का इस्तेमाल करता है। जो मोलास्का होता है श्वसन के लिए आपके गिल्स या टिनेडिया का इस्तेमाल करता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उत्सर्जन हेतु आपके गुर्दे होते हैं। कवच युक्त शरीर होता है। रंगहीन खून होता है। इसके उदाहरण कौन कौन है? तो सीपी है, घोंघा है और ऑक्टोपस है। यहाँ पर आप सारे को देख सकते हैं, ये सीपी है, घोंघा है, ये आपके ऑक्टोपस है। ठीक है, मोलास्का में कौन कौन आते हैं? तो सीपी आता है, घोंघा आता है और ऑक्टोपस इसका उदाहरण है मोलास्का के। और इसके जो खून होता है रंगीन होता है। श्वसन हेतु गिल्स या टिनेडिया का इस्तेमाल करता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उत्सर्जन हेतु जो आपके इसके गुर्दे होते हैं। कवच युक्त आपके शरीर होता है। देख सबका कवच होता है कि नहीं। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, जो इकाइनोडर्मेटा है समुद्री जंतु है, कांटों वाला त्वचा है, पुनः उत्पादन की क्षमता है। और इसके उदाहरण कौन कौन है? तो हेग फिश, स्टार फिश और ब्रिटिल स्टार इसके आपके उदाहरण हैं। उसके बाद है कॉर्डेटा, इसका उच्चारण कर लीजिएगा आप लोग भी। नोटोकॉर्ड एवं क्लेम छिद्र उपस्थित होता है कॉर्डेटा में। और नालदार तंत्रिका रज्जु इसमें होता है। उदाहरण के लिए आपके जो है सभी कशेरुकी जंतु होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेढक है, कछुआ है, बत्तख है, इन सभी का उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके वर्टिब्रेटा संघ। वर्टिब्रेटा संघ में कौन कौन आपके आते हैं यहाँ पर देख लीजिए। तो 6 आपके इसके संघ में आते हैं। तो पहला आपका है मत्स्य। ठीक है, पहला आपका है मत्स्य। तो मत्स्य जो होता है इसमें सल्क युक्त त्वचा होता है। जो मत्स्य में जो है सल्क युक्त त्वचा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेल को भी। और असमतापी होती है और द्विकक्षीय हृदय होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर द्विकक्षीय आपके हृदय होता है। और आपके अंडा देते हैं। क्या देते हैं? अंडा देते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण में आपके दिया गया यहाँ पर टूना और रेहू। टूना और रेहू, यहाँ पर शायद व्हेल भी आपके जो है मत्स्य के अंदर आती है। जो व्हेल है ये भी आपके मत्स्य के अंदर ही आती है। इसे आप लोग एक बार गूगल सभी लोग कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फोटो बनाया गया है, तो व्हेल ही मत्स्य के अंदर आती है। उसके बाद आपका है साइक्लोअस्टोमेटा। इसके बारे में देखिए, जबड़े रहित आपके कशेरुकी होते हैं, मतलब इसका जबड़ा बड़ा नहीं होता है। और ईल के आकार का शरीर होता है। सल्क रहित चिकनी त्वचा होती है। यहाँ पर क्या था कि सल्क युक्त था मछली में, यहाँ पर सल्क रहित मतलब कि सल्क नहीं रहेगा, त्वचा है, सल्क रहित चिकनी त्वचा है। उदाहरण के लिए लेम्पो और है मछली। उसके बाद तीसरा आपका है जल स्थलचर, एम्फीबियन के बारे में दिया गया यहाँ पर कि ये क्या होते हैं? तो श्लेष्म ग्रंथियों युक्त होते हैं। श्लेष्म ग्रंथि युक्त त्वचा इनकी होती है। श्लेष्म ग्रंथियों युक्त इनकी त्वचा होती है। और आपको याद रखना है कि त्रिकक्षीय होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इनकी जो त्रिकक्षीय हृदय होती है और फेफड़ा और एक इनके किडनी होता है। वृक्क जल एवं स्थल दोनों पर आपके निवास कर सकता है। उदाहरण के लिए मेढक और टोड़ा। ठीक है, मेढक और टोड़ किसे बोलते हैं चेक कीजिएगा, टोड़ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है सरीसृप में आपके कौन कौन आते हैं? तो देख लीजिए, जो सरीसृप होता है असमतापी होता है। क्या होता है? असमतापिक होता है। सल्क इसमें उपस्थित होते हैं। और ये त्रिकक्षीय होता है। जिस प्रकार से आपके एम्फीबियन था त्रिकक्षीय, उस प्रकार से जो सरीसृप हैं ये भी आपके त्रिकक्षीय होते हैं। कठोर कवच युक्त इसके अंडे होते हैं। उदाहरण के लिए कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। यहाँ पर देख सकते हैं सारे का उदाहरण यहाँ पर दिया भी गया है। उसके बाद है पक्षी भी क्या होता है? ये आपके समतापी होता है। लेकिन याद रखना है, जो पक्षी होता है इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। इसमें 4 कक्षीय आपके हृदय होता है, जबकि सरीसृप और जो एम्फीबियन था उसमें 3 कक्षीय आपके हृदय था। उसके बाद है कि परों से ढका इनका शरीर होता है। क्या देखिए, जो पाक है इसको बोलते हैं, इसे परों से ढका इनका शरीर रहता है। और उदाहरण के लिए जो है सभी पक्षी दिया गया, जितने भी पक्षी आपके हैं उन सभी में आपके 4 कक्षीय हृदय होगा। और उनका शरीर जो होता है, जो ये देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में पाक बोलते हैं ना, कि पाक है। यहाँ पर लिखा गया परों से ढका रहता है, परों से। उसके बाद है कि 6 में आपका है स्तनपायी समतापी है। 4 कक्षीय
हृदय है, तो इसमें आपको याद रखना है जो पक्षी और स्तनपायी इन दोनों में आपके 4 आपके हृदय है, और जबकि जो 3 और 4 मतलब कि एम्फीबियन और सरीसृप में 3 आपके हृदय है। और उसके बाद जो आपकी मछली था इसमें आपकी द्विकक्षीय इसका हृदय था, द्विकक्षीय इसका हृदय था। तो स्तनपायी समतापी है, 4 कक्षीय हृदय है, दुग्ध ग्रंथियाँ इसकी होती है, और ध्यान रखिएगा दुग्ध ग्रंथियाँ इसकी होती है। शिशुओं को जन्म दिया जाता है, जो स्तनपायी होते हैं शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि चूहा, मनुष्य और चमगादड़। ठीक है। नेक्स्ट है मछलियों के नाम से समानता रखने वाले भिन्न जीव के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। एक साइड आपके नाम दिया गया है और एक साइड आपके संघ का नाम दिया गया है। फिर से मछलियों के नाम से समानता रखने वाले भिन्न जीव के बारे में दिया गया है। ये पीछे हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से लिखा गया है। जेलीफिश, जेलीफिश जो है किस संघ का है, तो नाइडेरिया या निडेरिया संघ से है, नाइडेरिया या निडेरिया संघ से है। उसके बाद जो स्टारफिश है, स्टारफिश इकाइनोडर्मिटा संघ से है, इकाइनोडर्मिटा संघ से है। उसके बाद है सिल्वर फिश, ये जो है आर्थ्रोपोडा संघ से है। नोट कीजिएगा, अच्छा पॉइंट है सारे के सारे। सिल्वर फिश जो है आर्थ्रोपोडा संघ से है। उसके बाद है कटल फिश, ये किस संघ से है, तो मोलास्का से है, मोलास्का संघ से है। उसके बाद आपका है हैग फिश, ये जो है ये किस संघ से है, तो साइक्लोस्टोमेटा संघ से है। उसके बाद है डेविल फिश, जो डेविल फिश है ये आपके मोलास्का संघ से है। और क्रेफिश आपके आर्थ्रोपोडा संघ से है। उसके बाद है रेजर फिश, ये आपके मोलास्का संघ से। इसके एक बार फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। जो जेली फिश है किस संघ से है, तो नाइडेरिया और निडेरिया संघ से। साथ ही साथ बोलिएगा, जेली फिश नाइडेरिया और निडेरिया संघ से संबंधित है, मतलब सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है सिर्फ। ठीक है, इसे दोनों चीज़ बोल सकते हैं। उसके बाद है कि स्टारफिश, जो स्टारफिश है इकाइनोडर्मिटा संघ का है। स्टारफिश किसका है, तो इकाइनोडर्मिटा संघ का है। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ का है, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ का है। उसके बाद है कटल फिश मोलास्का संघ का है, कटल फिश मोलास्का संघ का है। हेग फिश साइक्लोस्टोमेटा संघ का है, साइक्लोस्टोमेटा संघ का है हेग फिश। उसके बाद है डेविल फिश मोलास्का संघ का है, डेविल फिश मोलास्का संघ का है। फोटो भी देखते जाइएगा। क्रेफिश आर्थ्रोपोडा संघ का है, आर्थ्रोपोडा संघ का है कौन, क्रेफिश। उसके बाद है रेजर फिश मोलास्का संघ का है। ठीक है। उसके बाद है कि सरीसृपों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लीजिए। घोंसला बनाने वाला सांप कौन है, तो किंग कोबरा है। कौन है, किंग कोबरा है। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गीला मॉन्स्टर। क्या नाम है, गीला मॉन्स्टर, जिसे बोलते हैं हीलोडर्मा भी बोला जाता है, इसे हीलोडर्मा भी बोला जाता है। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन होता है, तो हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप है। हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप होता है। ज़मीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप कौन है, तो इनलैंड ताइपन है। कौन है, इनलैंड ताइपन है। यहाँ पर इनलैंड ताइपन है। बिल बनाने वाली छिपकली कौन है, तो कौन है, तो मेबुआ या स्किंक बोला जाता है। मेबुआ या स्किंक बोला जाता है बिल बनाने वाली छिपकली को। ठीक है। उसके बाद है कि सरीसृपों का युग कहलाता है। जो सरीसृपों का युग क्या है, तो मेसोजोइक युग है। कौन सा युग है, पीछे देख चुके हैं हम लोग। सरीसृपों का युग क्या कहलाता है, तो मेसोजोइक युग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है कि पक्षी वर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लीजिए। तो सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग है। कौन है, शुतुरमुर्ग है। उसके बाद है सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड है। और सबसे उड़ ना सकने वाली पक्षी कौन है, तो कीवी और एमू है। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी कौन है, तो पेरेग्रीन फाल्कन है, पेरेग्रीन फाल्कन है। उसके बाद है कि पक्षियों का वाक यंत्र कौन होता है, तो वाक यंत्र जो होता है शब्दानी होता है। सबसे प्राचीन पक्षी कौन है, तो आर्कियोपेटेरिक्स से। कौन है, आर्कियोपेटेरिक्स से, जो जुरासिक युग का है। ठीक है, जो जुरासिक युग का है। उसके बाद है विभिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियाँ। ये सारे आपके मछली है, लेकिन आपको नाम से कुछ और लग सकता है। ठीक है। विभिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियाँ, तो देख लीजिए। समुद्री घोड़ा क्या है, ये मछली का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा क्या है, एक मछली है। उसके बाद है फ्लाइंग फिश, ये भी क्या है, मछली है।
पाइप फिश ये क्या है, मछली है, पाइप फिश। उसके बाद है पेंडल, पेंडल फिश क्या है, मछली है, पेंडल फिश क्या है, मछली है। गोल्ड फिश ये भी मछली है, ग्लोब फिश मछली है। कैट फिश जो हम लोग बोलते हैं मंगुरी, बोलते हैं ना मंगुरी या मांगूर कुछ बोलते हैं इसे, कैट फिश ये आपके मंगुरी को बोला जाता है, मछली है। उसके बाद डॉग फिश ये भी आपकी क्या है, मछली है। क्या है, ये मछली के सब उदाहरण हैं। ये सारे याद रखिएगा, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप कौन है, तो देख चुके हैं कौन है, मगरमच्छ। नहीं नया है, ठीक है। 4 कक्षीय वाला सरीसृप कौन है, मगरमच्छ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप कौन है, तो मगरमच्छ। अंडे देने वाले स्तनपायी जीव कौन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो एकिडना एवं प्लेटिपस है। प्लेटिपस क्या होता है आपको पता है, ये जो इसका जो मुंह होता है ना बत्तख की तरह होता है, इसका जो मुंह होता है बत्तख की तरह होता है। आगे फोटो आपको दिखाएंगे हम। तो जो अंडे देने वाले स्तनपायी कौन है, तो एकिडना है और प्लेटिपस है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है, पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य जो है किस देश में बनाया जा रहा है, आप लोग बताइएगा। उसके बाद है कि भारत की विशालतम मृग प्रजाति, भारत की जो विशालतम मृग प्रजाति कौन है, तो नीलगाय है। उड़ने वाला स्तनपायी कौन है, तो चमगादड़ है। उसके बाद 6 टांगों वाले जीव कहलाते हैं कौन है, कीटबर्ग। सफ़ेद रक्त वाला जीव कौन होता है, तो सफ़ेद रक्त वाला जो जीव होता है उसका नाम है तिलचट्टा। क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त वाला जीव कौन है, तो तिलचट्टा है। उसके बाद है कि ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव कौन है, तो कंगारू चूहा है, कंगारू चूहा है। कुनैन प्राप्त होता है, तो कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो सिनकोना, जो सिनकोना पेड़ की छाल होती है उससे कुनैन प्राप्त होता है। सिनकोना पेड़ की छाल से जो है कुनैन मिलता है। उसके बाद है मानव निर्मित अनाज, मानव निर्मित अनाज कौन है, तो ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल गेहूँ और राई है। मानव निर्मित अनाज कौन है, तो गेहूँ और राई है, जिसे बोला जाता है ट्रिटिकेल बोला जाता है। उसके बाद है कि अफीम, अफीम पोस्ता पौधे का कौन सा भाग होता है, अफीम जो है पोस्ता पौधे का कौन सा भाग होता है, तो अधपका भाग, अधपका फल होता है। क्या होता है, अधपका फल होता है। अफीम के पौधे से प्राप्त यह उत्पाद है, अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद कौन कौन है, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। तो नोस्कापीन है, कौन है, नोस्कापीन है। मॉर्फिन है और हीरोइन है, कौन है, हीरोइन है, मॉर्फिन है, नोस्कापीन है। उसके बाद है जलीय स्तनपायी के बारे में देखिए, ये भी पूछा जाता है कि कौन आपके जलीय स्तनपायी है, ठीक है। हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि विभिन्न नामों वाले जो वास्तविक मछली है उसके बारे में देख चुके हैं। अब देखते हैं जलीय स्तनपायी, ठीक है, जो जल में स्तनपायी कौन कौन रहते हैं, जो बच्चे को जन्म देती हैं। पहला आपका है ब्लू व्हेल, पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी है, ठीक है। जो ब्लू व्हेल है पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी है। स्पर्म व्हेल ये आपके विशालतम दांत वाली व्हेल है, इसे नोट कीजिएगा। जो स्पर्म व्हेल है विशालतम दांत वाली व्हेल है, ठीक है। उसके बाद है समुद्री शेर, समुद्री शेर ये भी आपके स्तनपायी है। और सील, आप लोग लगातार डिस्कवरी पर देखे होंगे, सील, सील या फोका, ठीक है, सील या फोका, इसे आप लोग जो नहीं देखे जाके सर्च करके आप लोग देख सकते हैं इसको डिस्कवरी पर, बहुत ही अच्छा दिखाएगा इसके बारे में। उसके बाद है आपका बालरस, ये भी आपका स्तनपायी है। डॉल्फिन ये भी स्तनपायी है। और समुद्री गाय, समुद्री गाय, ठीक है, समुद्री गाय भी आपकी क्या है, स्तनपायी है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है स्तनपायी मैमल्स, ठीक है। मैमल्स के बारे में देखिए, तो जो मैमल्स में पहला आपका है प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया के अंदर कौन कौन आते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। स्तनपायी मैमल्स में पहला कौन है, प्रोटोथीरिया, अंडे देने वाले स्तनधारी, अंडे देने वाले स्तनधारी, इसका उदाहरण कौन कौन है, तो एकिडना है और प्लेटिपस है। यहाँ पर देखिए जो आपको बताया था ना प्लेटिपस, इसका देखिए जो मुंह है आगे बत्तख की तरह है कि नहीं, ये वाला। तो फिर से बोलते हैं प्रोटोथीरिया, इसके उदाहरण कौन कौन है, तो अंडे देने वाले आपके स्तनधारी होते हैं। उदाहरण में आपका है एकिडना, एकिडना ये आपके एकिडना है। और उसके बाद है प्लेटिपस, प्लेटिपस, प्लेटिपस पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में खोला जा रहा है। कहाँ पर पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में खोला जा रहा है पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद है यूथेरिया, यूथेरिया देख लीजिए, तो पूर्ण विकसित शिशु का जो जन्म देते हैं आपके यूथेरिया के अंतर्गत आते हैं।
यूथीरिया मतलब कि पूर्ण विकसित शिशु का जन्म देना, उसमें कौन कौन आते हैं? कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि आपके आते हैं यूथीरिया में आते हैं। कौन में आते हैं? यूथीरिया कैटेगरी में आपके आते हैं। उसके बाद है आपका मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में कौन कौन आता है? तो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देना मेटाथीरिया आता है। अपरिपक्व बच्चे को जन्म देना मेटाथीरिया के अंतर्गत आता है। विकसित होने तक जो है मार्सिपियल थैली में रखती हैं। उसे जब विकसित होने तक जो है कहाँ पर रखा जाता है? तो मार्सिपियल थैली में रखा जाता है। और इसका उदाहरण कौन कौन है? तो कंगारू हैं। कौन है? कंगारू जो है आपके मेटाथीरिया के उदाहरण है। ये आपके जो कंगारू होती हैं अपरिपक्व बच्चे को जन्म देती हैं और अपने बच्चे को जो है यहाँ पर देखिए थैली होगा, यहाँ पर देखिए ये थैली, इस थैली में बच्चे को रखती हैं और यहाँ पर जो बच्चे होते हैं बड़े होते हैं। इस थैली में बच्चे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है। उसके बाद है जीवों के नामकरण की द्वि नाम पद्धति। जीवों के नामकरण की द्वि नाम पद्धति के बारे में देखिए। जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। कौन है? जीवों के नामकरण की द्वि नाम पद्धति में जो जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। और लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, यक्स और बाई। यक्स जो होता है आपके वंश का सूचक होता है, मतलब कि जीन का सूचक होता है। जो आपके बाई है वो जाति का सूचक होता है। ठीक है, वो जाति का सूचक होता है। उसके बाद है महत्वपूर्ण जीवों के वैज्ञानिक नाम दिया गया है, तो इसे आप लोग देख लीजिए। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। उसके बाद है जो गाय है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस टॉरस है। क्या है? बॉस टॉरस आपकी गाय का वैज्ञानिक नाम है। जो बिल्ली है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस कैटस। क्या है? फेलिस कैटस इसका वैज्ञानिक नाम है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो कुत्ता है इनका वैज्ञानिक नाम है कैनिस लूपस फेमिलियारिस। क्या है? कैनिस लूपस फेमिलियारिस। उसके बाद है घरेलू मक्खी, इसका उदाहरण क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका इसका उदाहरण है। उसके बाद जो शेर है, शेर का आपके वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा लियोआ। क्या नाम है? पैंथेरा लियोआ है। और जो घरेलू मक्खी थी इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? तो मस्का डोमेस्टिका था। जो आम है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका है। जो धान है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम आपका है ओराइजा सेंटिवा। क्या नाम है? ओराइजा सेंटिवा है। उसके बाद जो गेहूं है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक जो नाम है इसका नाम है ट्रिटिकम और एस्टिमम। ठीक है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चना का वैज्ञानिक नाम है साइसर एरिटिनम। क्या नाम है? साइसर एरिटिनम जो आपके चना का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैसस सैटिवम आपके मटर का वैज्ञानिक नाम है।